देखिए तो हम लोग ये बात कर रहे थे ना, यहाँ तक तो हो गया था। तो यहाँ से आप ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं भाई तुम लोग थोड़ा नोट कर लो, ठीक, क्योंकि यहाँ से वीडियो बीच में अटक गई, क्योंकि मेरा फोन लैपटॉप चार्जर में नहीं लगा था। सर ये तो आपने कल ही बता दिया था। मालकिन अगर इजाजत दे तो अभी मैंने ये जस्ट कॉइल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वो बता दें। हम बस वही बताने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक मेटेरियल प्लेन रखने से अगर हमने ये ले लिया तो आउटवर्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इस पूरे प्लेन के। यानी कि ये प्लेन देखा जाए तो ये स्क्रीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इस स्क्रीन में कोई भी लाइन अगर है, अगर मान लो ये BH है, तो इस स्क्रीन के अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन निकालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बस यही बात हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ समझ में आया कि BH और B0 के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो है वो खतरनाक संस्कृति है, कैसे पढ़ाने देंगे गुरु तुमको, हैं अटका देंगे, कैसे आपने पढ़ाया ये। हाँ बड़ी जल्दी ढूंढ लिया तुमने। चलिए लिखिए अब यहाँ से, तो थोड़ा टॉर्क के बारे में लिख लेते हैं। टॉर्क तो कैलकुलेट हो सकता है, आप लोग का फॉर्मूला पहले से mb sin थीटा है ना, तो लिखो यहाँ पर टॉर्क ऑन द निडल ड्यू टू, अब एक बार आप B0 के लिए करेंगे और एक बार BH की वजह से करेंगे, तो यहाँ पर ड्यू टू B0, तो B0 के कारण हमने कितना मान लिया, टाउ1 मान लिया। हमने क्या मान लिया, टाउ1। इसके लिए क्या होगी, MB sin 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है ना हम लोग डिराइव किए थे, 90 माइनस थीटा, sin 90 क्या होता है, cos थीटा। ये जाएगा टाउ1 इज इक्वल टू MB cos थीटा, MB cos थीटा। ठीक बेटा, इसी प्रकार से टॉर्क ऑन द निडल ड्यू टू BH will be equal to what, क्या हो जाएगा बेटा, अगेन MB sin इस बार थीटा हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर BH लिख लो ना, और यहाँ पर B0 लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका भी तो नाम लिखोगे, ठीक है। और अगर निडल आपकी रुक जाती है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ2, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, यहाँ लिखना बेटा इन वेक्टर टाउ1 वेक्टर प्लस टाउ2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें यहां से लिख सकते हैं हम लोग MB0 cos थीटा इज इक्वल टू MBH sin थीटा, mm कट जाएगा, B0 cos थीटा इज इक्वल टू BH sin थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू B0 अपॉन BH। लिखने बेटा इसको और लो। तो अगर B0 की वैल्यू निकालनी है तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, B0 इज इक्वल टू BH tan थीटा। ठीक है बेटा, लिख लो। और BH की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, B cos, तो B0 कैन आल्सो बी रिटन एज B cos थीटा tan थीटा, या फिर B sin, अरे ये तो प्रूफ हो गया, कुछ आपके जन्म पेशा की चीज है ये। थीटा सेम होगा, मैंने जो लिखा सही लिखा है, कैसे गलत है, एक्सप्लेन करो गलत क्या है, पक्का गलत है, क्यों ना देख, सब कुछ सही लिखा है, मैं थीटा थीटा ही होता है, चाहे एंगल और डिप हो, चाहे बीच में एंगल हो, नहीं अल्फा होता है बीच में। अब जिसने छापा है वो ठीक करेगा अपनी कॉपी में। आपको अच्छे से पता है वहां पर एंगल ऑफ डिप है, यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ जो cos थीटा है या थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ, एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल टू tan ऑफ, जो अब tan का थीटा है वो नहीं हो सकता बेटा, ये अलग अलग है। डिनोशन दोनों का सेम है, इसमें थोड़ा ना दोनों सेम हो जाएंगे। एक एंगल और डिप से निकल के आता है, और अभी तुमने बनाया अपना प्लेन बना लिया, उसमें कोई थीटा ले लिया और तुम उसके बराबर करके काट दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो ये था इसमें कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, डाइलेक्ट्रिक करंट, ये तो वाइब्रेशन मैग्नेटिज्म। लिखिए नेक्स्ट स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। इसका थोड़ा कंटिन्यूटी के साथ आप लिखिएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द tangent of the angle of deflection. ठीक है, कैसे मुझे पता चला, क्योंकि आई नॉट, आई जो है वो बी नॉट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जाएगा आपका बी एच टैन थीटा। बी एच क्या है, कांस्टेंट है, टैन ऑफ थीटा, मतलब थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट सेंटर, फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोग को, बी एच टैन थीटा। यहाँ थीटा कौन सा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, निडल कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, 2r bs अपॉन म्यू नॉट n tan ऑफ थीटा। लो भैया, करंट का फॉर्मूला बनके तैयार, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर करंट। इसको अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू के टैन थीटा। के क्या हो गया, के कांस्टेंट है, के को क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर। क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर, कॉल्ड एज रिडक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। लिख लो फटाफट, साथ साथ में लिखना, ठीक है। और रिडक्शन फैक्टर के बारे में लिख लो, आई की वैल्यू के बराबर कब होती है, देखिए, रिडक्शन फैक्टर इज equal to the current required to produce deflection of 45, मतलब जितना करंट चाहिए कि सर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 45, और tan 45 कितना होता है 1, ठीक। तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, एम्पियर। लिख लो, यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर क्या होगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के, यूनिट ऑफ क्या होगा ये, एम्पियर, ठीक बच्चा, ठीक। लिखिए एक और छोटा सा लिख लीजिए, सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ टेंजेंट galvanometer is maximum at theta is equal to 45 डिग्री। तो थीटा आपका 45 होता है तो
सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है और एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है आपके गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब आपके एप्लीकेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ही हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक। इसके हम लोग को जो पढ़ना है वो सारे आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही हैं, तो साथ साथ में मैं रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, उसको आपको नोट करना है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पैराग्राफिक वे में लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो काम की बातें। चलो अब पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। पढ़ो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंपेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस। दो अलग अलग जगह पर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आ रहा है उसको कंपेयर कर सकते हैं बाय टेकिंग द रीडिंग। टू कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? दिस डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a freely suspended bar magnet in earth horizontal magnetic field component is slightly disturbed। आप अगर प्लेस करोगे किसी को भी, अगर आप ऐसे हैंग कर दोगे एक बार मैग्नेट को, तो आपका जो एंगल बनेगा वो किसपे किसके अलोंग अलाइन होगा? BH के अलोंग, और वो डिस्टर्ब होगा। देखिए फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन it will experience a torque and execute angular SHM। रोटेशन इज पॉसिबल ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। रोटेशन कहाँ होगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि आपका मैग्नेट आपका स्टेबल है, आपने उसको क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा? वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वही वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म करेगा हमारा मैग्नेट, ठीक है। ये देखिए आपका दोनों पोल पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपकी देखिए BH एक क्रॉस कर रही है, तो क्या होगा? ये जब तक रुक नहीं जा रहा तब तक ये करेगा SHM परफॉर्म करेगा, टू एंड फ्रो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है आपका वाइब्रेशन मैग्नेटो। तो इसमें एंगुलर SHM ऑफ मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं। तो व्हेन अ डायपोल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन है? BH, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में इस तरीके से हो रहा है ये रिडल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मोशन की बात हो रही है तो यही तो होगा ना, वहीं पे तो BH होती है। कोई वर्टिकल प्लेन में तो आपकी BH नहीं होती है, इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना तुम्हें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए मैग्नेटिक फील्ड इट विल अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। नाउ इफ इट इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? यहाँ मान लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो एक एंगल को मेजर करते हैं। मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑसिलेशन तो भैया सर्कुलर पाथ पे ही यहाँ हो रहा है ना। आपका जो मैग्नेट है वो इस तरीके से यहाँ से ऐसे गोला गोला घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्प्लेस हो उसी थीटा क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। विद रिस्पेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन इट। तब क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जिससे कि वापस से वो अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जा सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको एक थप्पड़ मार के वहां बैठा दिए, ठीक। जैसे हम गए आप वहां से उठ के आओगे ना अपनी जगह पर कि हम वापस से करें, है ना। जैसे मोबाइल चला रहे हो, मम्मी आई इनमें से एक मार दी, थोड़ी देर रहोगे, फिर वही मोबाइल खाओगे, फिर चलने लगोगे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ही तो है तुम्हारा, ठीक है। तो कैसे तुम वापस से अपनी पुरानी जो आपके बुरी हरकतें हैं उसको रिगेन कर लेती हो। ये टैलेंट सिर्फ आप लोगों के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो और किसी प्राणी में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम रीस्टोरिंग टॉर्क को लिखेंगे तो विद नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्शन किया वो पॉजिटिव, तो उसका अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो नेगेटिव। तो लिखेंगे तो कौन आएगा यहाँ पे? टाउ इज इक्वल टू माइनस MBH साइन ऑफ जो भी एंगल, यहाँ कितना एंगल लिया है? थीटा लिया है, थीटा। लिख लो फटाफट, ठीक। अच्छा टॉर्क का इनर्शिया के साथ रिलेशन होता है, क्या होता है? I अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। I क्या है? इनर्शिया, है ना। तो I अल्फा किसी बराबर होता है भाई? फिर से टॉर्क है ये, तो ये MBH साइन थीटा। आज जिसको प्रॉब्लम हो रही है बेटा, ये 11th क्लास में है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ोगे रोटेशन मोशन पढ़ोगे, उसके अंदर आपको मिलेगा बेटा। I मानी इनर्शिया, ठीक है।
तो इनर्शिया क्या होते हैं, सिंपल आपने पता ही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करने से अप्रोच करता है उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे है ना। अब हम जब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में भी तो मोशन ही हो रहा है ना, तो उस सर्कुलर मोशन के अगेंस्ट जो अपोजिशन ऑफर करता है बॉडी उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है दोनों एक ही, अपोजिशन ऑफर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आई अल्फा बराबर क्या होता है, जैसे आपका लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है वैसे ही आप जो सर्कुलर मोशन करोगे उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से। अगर थीटा बहुत छोटा है, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के उल्टा लिखना चाहिए था। साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके एक बराबर लिख देते हैं, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ थीटा क्या काम करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो यहीं से आ जाएगा ये आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी। ठीक है बेटा, लिख डालो फटाफट। अब अगर हम लोग पॉजिटिव एंगल भी जानते हैं, नेगेटिव एंगल भी जानते हैं, तो इस माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए अपन माइनस थीटा लिख देंगे। तो माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज एंगल बना होगा, है ना। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के उसको बैलेंस अपन कर देंगे। तो आई अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम बी माइनस ऑफ थीटा, है ना। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी एच अपॉन आई माइनस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, और एम बी एच अपॉन आई क्या कह सकते हैं, ओमेगा। ठीक है, हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा इनटू मल्टीप्लिकेशन में है माइनस ऑफ। तो एम बी एच अपॉन आई किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बन गया। अब मुझसे कोई पूछेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, क्या हुआ, कौन सा वाला, रुक जाओ समझ लो। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी एच अपॉन, तो रूट में आ जाएगा ओमेगा, है ना। क्या आ जाएगा रूट में, तो क्या लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच। ये तुम्हारा बेटा फॉर्मूला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए। यार वीडियो से भी तो लिख सकते हो कभी कभी ना, सर वीडियो उसके नीचे हैं, चलो ले लो भाई, इसकी नहीं, इससे पहले वाली, पहले ले। अरे सर भाई जल्दी करो, सत्य अपना समझ। सत्यम सर नीचे कर लो, तुम्हारा सर भी फोटो में चला जाएगा। ठीक है, हो गई फोटो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ, ये क्या है, ये देखना बहुत आसान है, दिखने में डरावना है, तब बस देखते जाना, एकदम बस आसान हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ सेम साइड। ठीक है, वहां ऑन होना चाहिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, अपने जो फॉर्मूला अपन बनाए यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो है, तो डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो m1 m2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा। लिखिए यहाँ पर, लेट द टू मैग्नेट ऑफ सेम साइड हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, दोनों का सेम साइज है, तो क्योंकि जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास होता है, मास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, mr स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो m क्या है, m फॉर मास, तो सेम साइज है तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या ले लिया, m1 m2। सस्पेंड दीस टू गिवन मैग्नेट वन बाय वन इन द मेटल स्टिरअप ऑफ द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड नोट द टाइम पीरियड इन ईच केस। कितनी देर तक वो
ऑसिलेट कर रहे हैं। तो T1 आगे आपका कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट आई तो सेम है, ये M1 BH यही तो होगा ना, और T2 क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन M2 BH। देखो ध्यान से, सिर्फ M1 M2 को छोड़ के बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा T1 अपॉन T2, बाकी सेम वाली चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या अंडर रूट M1 अपॉन अंडर रूट, और कुछ बचेगा क्या? सही किया मैंने? फिर M2 अपॉन M1 नहीं होगा? पकड़ लिया, ठीक है, समझदार हो। डिनोमिनेटर में था तो M2 अपॉन M1 कैसे, देखो जिनको नहीं आया पीछे जो बैठे हैं भाई, देख भाई डिनोमिनेटर में था तो ये 1 अपॉन अंडर रूट M1 बचेगा, और यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट M2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, और ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे रह जाएगा, तो M2 ऊपर चला जाएगा, और चाहो तो इसको होल रूट के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है भैया। दिस इज रिलेशन, कंपेयर करने के लिए हमारे काम आता है। तो M1 अपॉन M2 का होल स्क्वायर किस बराबर होगा, अरे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, ठीक है। तो हम T1 T2 की मदद से रेशियो ऑफ M1 M2 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अलग अलग साइज का अगर हमने मैग्नेट ले लिया, ठीक, क्या किया हमने अलग अलग साइज, देखो इस तरीके से लिखिए, लेट द टू मैग्नेट हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, बिकॉज अब क्या होगा साइज बदल जाएगा तो इनर्शिया भी बदल जाएगा, ठीक है। लेट द टू मैग्नेट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1 I2 इनकी इनर्शिया है। इसको नोट करना, नोट कर लो, मत करो हम करा देंगे यार, काहे टेंशन ले रहे हो, जब खत्म हो जाएगा टाइम बचेगा हम सब नोट ही कराएंगे बैठ के, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ करते हैं। तो हमने मान लिया I1 I2 दो इनर्शिया है, ठीक है, मुझे देखा था कितने टॉपिक्स हुए, ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा, एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बेटा M1 एंड, ठीक है। तो फिर से ऑसिलेट जब अपन कराएंगे तो क्या होगा, अब मैंने अगर सम कर दिया, अगर दोनों को साथ में रख दिया तो क्या इनर्शिया ऐड हो जाएगी I1 प्लस I2, क्योंकि हमने क्या किया है सम कॉम्बिनेशन। देन फॉर सम कॉम्बिनेशन दोनों को एक के ऊपर एक रख के हमने प्लेस कर दिया, इनर्शिया क्या हो जाएगी I total will be equal to I1 प्लस I2, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सब क्लियर हो जाएगा, जिसको थोड़ा बहुत डाउट भी है कि इनर्शिया ऐड हो रही है क्यों नहीं होगी, वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा M टोटल कंबाइंड क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट तो याद होगा हमेशा B के पर क्या होता है पैरेलल होता है कि नहीं होता है, अरे लिखवाया था मैंने ये, अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं भाई। नदीम आगे बढ़कर नहीं सर, हाँ सर कंफ्यूज है, तो भैया दोनों में क्या होगा सेम डायरेक्शन जा रही है तो ऐड नहीं हो जाएंगी, दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में, अरे इसका नॉर्थ इसका नॉर्थ सेम, इसका साउथ सेम, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो अलाइनमेंट है वो सेम रहेगा, तो M1 और M2 दोनों एक डायरेक्शन ऐड नहीं हो जाएंगे। अभी उल्टा कर देंगे तो M1 - M2 या M2 - M1 हो जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा प्लस वाले साइड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जब दोनों के सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, और फिर एडिशन भी दोनों का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट सब भूलते जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो टोटल क्या जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन BH, तो अलग सेम ही रहेगा, जाएगा M1 प्लस, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन के। तो अब दूसरा वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने पीछे बोला, अब क्योंकि अब आप क्लियर हो गया कि पोल अपोजिट हो जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इस केस में सब कुछ तो सेम रहेगा, इनर्शिया को फर्क नहीं पड़ता पोल से, वो तो मास पे डिपेंडेंट है, वो तो I1 प्लस I2 ही बना रहेगा। उसको क्या मतलब, दो लोग एक के ऊपर एक बैठे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं
ये उंगली से मैंने रस्सी बांध दी और दोनों घुमा रहे हैं, तो इनर्शिया दोनों के लिए कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बेटा कोई फील्ड की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो फील्ड पे डिपेंड करेगा ना। अब भाई अगर इसका नॉर्थ इधर और साउथ इधर, इसका अगर पॉजिटिव तो इसका ये अपोजिट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा m1 m2। तो लिख लो फिर से, ये हो जाएगा फॉर डिफरेंस कॉम्बिनेशन। मैंने क्या लिया, डिफरेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसा कि ये पीछे बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आई नेट तो सेम रहेगा i1 प्लस i2, m नेट क्या हो जाएगा m1 माइनस, ठीक बेटा, तो ये जाएगा t2, t1 कर देते हैं इसको, है ना। तो t2 दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट i1 प्लस i2 अपॉन क्या हो जाएगा bh को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, m1 माइनस m2। ओके, इसको याद कर लो, बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 या t1 अपॉन t2 करना चाहें तो क्या होगा, t1 अपॉन t2 विल बी इक्वल टू व्हाट, सिर्फ डिनोमिनेटर में बचेगा क्योंकि वही डिफरेंट है, जितने सेम है वो सब कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटा आपका रिलेशन आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बेटा। तो m1 m2 की वैल्यू से हम लोग आसानी से t1 t2 की वैल्यू से हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, m1 और m2 का रेशियो, ठीक है। सब कुछ हो गया, आगे बढ़ जाएं। क्या लिखा हुआ, कंपैरिजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हैं एट टू डिफरेंट प्लेसेस, दो अलग अलग जगह जाएंगे तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी, तो BH1 होगा BH2 होगा, बट मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेट पर डिपेंड करता है, तो मैग्नेट सेम लेके जा रहे हैं, पहले हमने इंडिया में कर लिया और फिर चले गए लंदन, तो मैग्नेट मैं अपने जेब में वही लेके चला गया, तो उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो यहाँ पे जो रहेगी वही वहां पर भी रहेगी, जो इनर्शिया जो मास रहेगा यहाँ वही वहां भी रहेगा, इनर्शिया जो वहां रहेगा वही यहाँ रहेगा, तो बदला क्या, सिर्फ अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, तो यहाँ BH1 था इंडिया में और चले गए तो BH2 हो गया, तो पूरे फॉर्मूले में क्या बदलेगा, इस बार क्या बदलेगा भैया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो T1 कैसा दिखेगा, 2 पाई I अपॉन क्या आ जाएगा BH1 M, और T2 क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर BH2 M, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2, क्या आ जाएगा BH2 अपॉन BH, T1 T2 की वैल्यू से हम लोग आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं BH2 और BH1। अब जिसको अभी भी क्लियर नहीं है उसके लिए बता दूं, मैंने अर्थ प्लस में बहुत अच्छे से समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो चेंज होता रहता है अलग अलग जगह पर, तो एंगल ऑफ डिप चेंज होता रहेगा, तो BH का फॉर्मूला क्या होता है, B cos थीटा, थीटा क्या है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप लंदन में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और होगा भाई, ठीक है। तो B तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है, तो अगर अपन देखेंगे तो BH और BH2 में कोई डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, कौन कर रहा है वो, मान ले अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आ रहा है तो B1 B2 मान लूंगा, बाद में मैं उसको जनरलाइज कर लूंगा, तो लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, BH2 मान लेते हैं B2 cos थीटा 2 और BH1 क्या आ जाएगा B1 cos थीटा 1, यही तो होगा ना, इनको हम आसानी से यहाँ पुट कर दीजिए। थीटा और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप जो बदल रहा है वो तो बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है, प्लेसेस के साथ साथ बदलेगा, तो आई कैन रीराइट इट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू B2 cos थीटा 2 अपॉन B1 cos थीटा 1। ठीक बेटा। अच्छा रूट नहीं लगाया क्या मैंने, यहाँ रूट लगेगा ना, ये पाप हो गया मुझसे, माफ करना, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू B2 cos थीटा 2 अपॉन B1 cos थीटा 1, ठीक है बच्चा, वो हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा माफ करना, ठीक है। यहाँ स्क्वायर, ये नोट कर लो, यही आपकी हो गया इसका, ठीक है।
तो हम कभी भी B1/V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस, अगर हमें θ1 θ2 पता रहेगा और T1 T2 पता रहेगा। मैंने दो फॉर्मूले साथ में पढ़ाए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हो और ये क्या कर सकते हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें T1 T2 पता रहेगा और θ1 θ2 पता रहेगा तब आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर लोगे। और अगर तुम्हें सिर्फ θ1 नहीं पता तो T1 T2 पता है, तब तुम सब क्या कर पाओगे, BH2 और BH1 को कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूले एक साथ पढ़ाए हमने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले कंप्लीट कर लें क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग सेशंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले क्वेश्चंस कर लें, वापस आ जाएंगे, दो चार क्वेश्चन करने में पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इट इज अ पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। न्यूट्रल वर्ड का मतलब ये है कि नेट क्या हो जाएगा, एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल और करंट कैरिंग वायर इज जस्ट न्यूट्रलाइज्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी भी मैग्नेट हो, चाहे आपका कोई कॉइल हो, चाहे कोई वायर हो, है ना, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगी, BH लग जाएगी, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नोट करो फटाफट साथ साथ में। अ कंपास इंटर प्लेस एट अ न्यूट्रल पॉइंट देन इट मे सेट इटसेल्फ इन एनी डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन को अपने आप को प्लेस कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही तुम प्लेस कर दोगे वैसे ही वो पड़ा रहेगा। अगर तुमने नीडल को घुमा के अगर किसी डायरेक्शन में कर दिया तो वो उसी डायरेक्शन में पड़ा रहेगा, बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। नोट कर लें इसको फटाफट आप लोग। चलो देखिए, तो अगर इसमें देखा जाए, अगर हमें नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में हमने इसको अलाइन कर दिया। टू न्यूट्रल पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट, लेट डिस्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट इज y। पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। हमने ये रखा, हमने नॉर्थ के डायरेक्शन में ही अपने मैग्नेट को प्लेस कर दिया उसके नॉर्थ पोल के साथ, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट मिले न्यूट्रल, जो कि कहाँ है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन पता है क्या होता है, एक एक्सिस होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब होता है बेटा जो आपका मैग्नेट है उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस पर हमें दो ऐसे पॉइंट मिले जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो। जहां पर नॉर्थ, देखो यहाँ है, देखो कैसे डायग्राम बनेगा, नॉर्थ से फील्ड निकलेगी वो कहां को जाएगी, साउथ। नॉर्थ से निकलेगी कहां को जाएगी, साउथ, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वो ये रही, ठीक है। और आपके जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इस तरफ, ठीक। और यहां पर भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और आपके मैग्नेट की क्या है, अपोजिट। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है ना, हमारे मैग्नेट की नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ को जाएगी। अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही तो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में अगर भूल गए हो तो अर्थ प्लस वन डायग्राम एक बार फिर से दिखा देते तुम लोग को फटाफट। देख भाई देख, ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक। तो यहां से फील्ड निकल रही है, कहां जा रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ में जाएगी। अरे ये साउथ में देखो, ये क्रस्ट के अंदर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ तुमने तो प्लेस कर दिया, तो ये नॉर्थ यहां प्लेस कर दिया तुमने ऐसे, तो तुम्हारी तो उल्टी चल के आएगी ना, हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगी ना। तो तुमने तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है अपने को, तो हॉरिजॉन्टल रखा है तो BH तो उसके अपोजिट ही मिलेगा ना तुमको हमेशा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इस तरीके से हो जाएगा, जो आपके मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट होगा हमेशा BH के। तो यही वो पॉइंट होगा जो कि आपका न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। हमने जो मैग्नेट की लेंथ ली है कितनी ली है, 12, ठीक। और हमने मान लिया है कि मैग्नेट के सेंटर से ये कितनी दूरी पर है, y दूरी पर ये पॉइंट हमको मिला, और ये हमेशा इक्वेटोरियल लाइन पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।
जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, यहाँ से निकल रही अर्थ धरती से और बीच में देखो एकदम सीधी हो गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल टू व्हाट, सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर वापस से कर्व लेना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही तो मैग्नेट में भी होगा ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यहाँ से निकल लेगी, फ्लैट हो जाएगी, और वो हमेशा कहाँ होगा, बीच में, क्योंकि इसके बाद ये इधर साउथ में अट्रैक्ट होगी और इधर ये नॉर्थ से निकल रही होगी, तो दोनों में हमेशा एक एंगल बनाएंगे। लेकिन जब बीच में पहुंचेगी, जो कॉमन पॉइंट है वहां पे सीधी हो जाएगी, जो कि मैग्नेट के पैरेलल, वहीं पर आपका हमेशा ये मिलेगा। ठीक ठीक है, लिख लो फटाफट इसको। तो यहाँ पर B इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, BH के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। B इक्वेटोरियल वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन y क्यूब। ठीक है, और यही हो जाएगी आपकी BH की वैल्यू के बराबर। यहाँ पर काफी चीज स्किप कर दी हमने, ये मान लिया है कि y की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, L से। L क्या है, लेंथ ऑफ, जो आपका माफ करना, मिड पॉइंट की दूरी किसी एक पोल से। ठीक है, यहाँ पे प्लस में L भी आता है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, तो y स्क्वायर प्लस L होता है, L स्क्वायर होता है, हम लोग ने पाइथागोरस से किया था डिराइव। तो यहाँ पे L की वैल्यू बहुत छोटी मान ली हमने, तो उस हिसाब से होगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा। जब हमने साउथ पोल और मैंने डायरेक्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल को नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ को इस तरफ, तो इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ये होती है एक्सिस ऑफ मैग्नेट, तो कहते हैं एक्सिस ऑफ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहां पर आप मान लो कि जो आपको जो दो पॉइंट मिलेंगे वो मान लेते हैं मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। कहां से, x दूरी पर है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको अच्छे से पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर। अब यहां से रिटर्निंग होगा, ये वो पॉइंट होगा जहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, क्लोजिंग फील्ड लाइन जो होती है, जैसे क्लोजिंग फील्ड लाइन जो होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक मिनट, चलिए भाई देखिए, तो यहां पर मैं समझा देता हूं हुआ क्या। फिर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाओ, तो अपना मैग्नेट क्या करेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ को जाएगा। ठीक, मेरी बात समझना ध्यान से। आपका जो BH है वो तो सीधे जा रहा है, जा रहा है ना सीधे, तो यहां तक तो बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जो कहेंगे भैया चलो साथ साथ में चल रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर अलग अलग जाने लगेंगे। और ये वो पॉइंट है जहां से आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी साउथ की तरफ आ रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, BH तो सीधे जाएगी नॉर्थ की तरफ, है ना। तो जब रिटर्न होने लगेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, हमारे मैग्नेट की तरफ, तो वही वो पॉइंट कहां लाई करेगा, हमेशा एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, जहां से उसको मैग्नेट के अंदर जाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में फ्लो होती है, जहां शुरू करेगी वहीं पर उसको वापस भी आना है। तो यहाँ पर फिगर तो बहुत आपका लिमिटेशन है, इसलिए नहीं तो बहुत बड़ा फिगर जब बनाओगे यू विल सी कि फील्ड लाइन कुछ ऐसी होंगी जो कि एक्सिस से ऐसे सीधे अंदर की तरफ आ रही होंगी। तो जितनी फील्ड लाइन आपकी एक्सिस से अंदर की तरफ आ रही होंगी, और इस केस में यहाँ से उल्टा जा रहा है, तो यहाँ से निकल रही होंगी बाहर की तरफ, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट। तो आपके बी एक्सियल पे ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो जाएगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के। फटाफट इसमें तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू व्हाट, बी एक्सियल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू, जहां पर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लो यार, ये क्वेश्चन छोटा सा है, ये फटाफट कर लो, ठीक है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो 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 जल्दी करो। क्या, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 0.4 गॉस लिखा हुआ है, जी मतलब गॉस यूनिट होती है ना। एस्टिमेट द अर्थ डायपोल मोमेंट, क्या निकालना है, अर्थ डायपोल मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्या होता है, बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लिखिए फटाफट, ठीक है,
m अपॉन आर क्यूब, m अपॉन R cube. r। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, आपको बीई दिया हुआ दैट इज 0.4 गॉस। तो टेस्ला में क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू द माइनस 5, 0.4 गॉस से आ जाएगा ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है बेटा, ऐसा ही हमने कर दिया, सॉल्व हो सकता है ये। हमें m चाहिए तो हम इसको इससे क्या बना लेंगे, m का फॉर्मूला m इज इक्वल टू जाएगा बीई इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। यही तो होगा ना, सही तो बनाया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है, ठीक, तो निकाल सकते हैं। ठीक, आर क्या हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, आर बताइए 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। आर क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अरे भैया अर्थ दिया हुआ है तो आर की वैल्यू क्या लोगे, अर्थ सरफेस इक्वेटर पे ले लिया ना हम लोग ने। ठीक है, इस तरीके से रेडियाई की बात हो गई। ठीक है, अब आर का क्यूब कर लो, मिनट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप पुट कर ही लोगे, यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर सारी वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा, इसको लिख लो। ठीक है, ये आपका होमवर्क ये करना है, हमने सारी वैल्यू तो आपको दे ही दी है। ठीक, मिनट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, 10 की पावर -7 होता है। अब यहाँ पे अपॉन में तो ऊपर 10 की पावर 7। ठीक है, कर लीजिएगा, सही बता रही लड़की। 1.04 इंटू 10 पावर 23, इसका आंसर आएगा 1.04 इंटू 10 पावर 23 m²। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक बेटा, ये ठीक ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन। आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप कर लोगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मटेरियल। अब आपका आखिरी टॉपिक शुरू हो गया है चैप्टर का, टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पहला क्या है भाई, देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको एच से भी नोट करते हैं। फील्ड इन विच अ मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसी फील्ड, देखो होता क्या है, ऐसे इतना टेक्निकल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थ क्रस्ट में कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जिनको आप परमानेंट मैग्नेट, उनकी प्रॉपर्टी पहले से होती है मैग्नेटिक, बट वो परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर उनको किसी एक यूनिफॉर्म मतलब हाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास अगर उनको प्लेस कर दोगे कुछ देर के लिए, तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिससे कि वो एज अ मैग्नेट वर्क करने लगते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग वही मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड है जिसमें जो आपकी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करती है, मैग्नेट तरह वर्क करने के लिए कन्वर्ट कर सकती है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, लिख लो। और बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर या फिर एम्पियर मीटर। ये क्या है, मैग्नेटिक, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक बेटा, लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, लिखिए, when a magnetic material is placed in magnetizing field then induced dipole moment per unit volume of that material is known as intensity of magnetization। क्या कहते हैं कि जब आप किसी भी मटेरियल को प्लेस करते हैं, तो अब मैंने कहा ना कि अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं तो उसका एक वॉल्यूम भी होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है उस मटेरियल के अंदर, पर यूनिट उसके वॉल्यूम से अगर अपन डिवाइड करते जो मिलेगा वो क्या है भाई, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बनेगा, आई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर क्यूब। बचेगा क्या, एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक बेटा, यूनिट हो गई इसकी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। नेक्स्ट है, देखो लिख लो भाई, लिख लो, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना।
ठीक है, इसको साई एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यानी कि ये क्या किसके बराबर होगा, आई अपॉन, हम सिर्फ फॉर्मूला लिखवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी क्या, देखो लिख भी रही है, अरे गधी दोनों का यूनिट सेम है, यूनिट लेस, ये कैसी क्वांटिटी है, रेशियो। सब यूनिट ऐसी लिख रही थी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हमसे पाप हो गया, लिखो ठीक है, लिखो, एक नोट करके लिखो, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभी। अ मटेरियल विथ मोर, अ मटेरियल with more magnetic susceptibility can be converted easily to, उनको आसानी से मैग्नेट बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर मैग्नेट आपको अच्छा कोई मटेरियल चूज करना है तो आप ऐसा मटेरियल चूज करोगे जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी लिख लो, यही लिखो, नीचे लिखो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला लिखिए, म्यू बराबर bm अपॉन h। अभी bm क्या है, bm होती है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द एच तो जान ही रहे हो, है ना, एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो लिख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। यूनिट बताओ इसकी क्या होगी, जल्दी से यूनिट बताओ। मैग्नेटिक फील्ड हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तो क्या हो जाएगा बताओ, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, हेनरी के फॉर्म में अगर किसी को पता हो क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हेनरी एम्पियर लिख सकते हैं ना, हेनरी एम्पियर, नीचे क्या है एम्पियर, हेनरी पर मीटर, ये एच फॉर हेनरी है, लिख लेना, ये हेनरी, दिस इज यूनिट ना, ये हेनरी लिखा हुआ है, हेनरी भी यूनिट होती है भाई, ठीक है, वो एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला मैं समझ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी के बारे में, म्यू आर के बारे में बात कर लेते हैं। तो म्यू आर क्या होता है, जैसे हम लोग ने एप्सिलॉन आर के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना, तो यहाँ पर इसके वजह क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये क्या है, अभी पढ़ के आप, मैग्नेटिक परमिबिलिटी अपॉन मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये हो जाएगा मीडियम के लिए, ठीक है, किसी मीडियम में क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू आर इनटू म्यू नॉट, ठीक है, लिख लो फटाफट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी ऑफ एंड ससेप्टिबिलिटी, तो किसके बीच में बात कर रहा है, म्यू और साई एम के बीच में, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, मैं लिखवा रहा हूं ऐसे लिखो बी नॉट, ठीक है। आगे लिखिए, फॉर मैग्नेटाइजेशन देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, bm हो जाएगा, bm हो जाएगा ना, तो bm वेक्टर इज इक्वल टू bo वेक्टर प्लस ये नया है, ये bi वेक्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड,
इंड्यूस्ड फील्ड मतलब जब कोई एक मटेरियल है जो कि मैग्नेट का वर्क कर सकता है, उसके वो आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड खुद की आएगी इंड्यूस। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है वो ज्यादा पाई जाती है, जितनी आप फील्ड प्रदान कर रहे हो उससे ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर भी तो कुछ प्रॉपर्टी पहले से थी, तो उसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो आप इनहैंस कर रहे हो, इसीलिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, तो वो इंड्यूस्ड फील्ड है। ठीक है, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी होती है भैया? बी नॉट तो अभी आपने निकाला था म्यू, क्योंकि आपने एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन एच फॉर्मूला लिखवाया है पहला वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, तो यहां से जाएगा ये। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने वाले। अब जो इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू किस तरह होगी? होगी म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई। अब ये करंट मान लेना, ये क्या है? आई क्या है? अभी पढ़ के आओ ना, क्या पढ़ के आए थे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो बीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पुटिंग दिस इन बीएम, तो बीएम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट आई वेक्टर। ठीक है, बीएम की आगे वैल्यू म्यू नॉट ब्रैकेट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। मैंने आई पहले लिख दिया था, वैसे एडिशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी सही कर देते हैं। ठीक बेटा? यस सर। नोट कर लें। और अगर हमें इसको इसमें अभी भी आपका मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का तो फॉर्मूला आया नहीं, तो उसका एक ही तरीका है, इफ वी टेक एच कॉमन तो bm वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर एच बाहर ले लें तो बचेगा क्या भाई? यहाँ पर 1 प्लस आई अपॉन एच। स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, बाद में वेक्टर तो रहेगा ही, वेक्टर कहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा bm इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये क्या जाएगा? 1 प्लस साई m होता है ना, आई अपॉन एच मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। ठीक है भैया? और मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है? Bm अपॉन H, तो I can read it as Bm अपॉन H is equal to म्यू नॉट 1 प्लस साई m। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट 1 प्लस, देखो रिलेशन किसका आ गया? मैग्नेटिक परमिबिलिटी और साई m के बीच का ये रिलेशन आ गया। ये 1 प्लस लिखा हुआ है, ये h नहीं लिखा हुआ है, 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस साई m, यही रिलेशन होता है। और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है? म्यू आर। तो मैं और क्या लिख सकता हूँ? एक और रिलेशन मुझे यहाँ से दिख रहा है, दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस। ये सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नोट कर लें इसको आप लोग। वैक्यूम के लिए साई m क्या होता है? 0, तभी आपका म्यू की आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, तभी म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर आ जाती है। लिख लो, फॉर वैक्यूम, बस आखिरी एक लाइन लिखने के लिए मैं एक साइड ऐड करूंगा। फॉर वैक्यूम क्या हो जाएगा आपका? तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एट एसटीपी फॉर एयर, एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एयर, साई m की वैल्यू होती है 0.04 अप्रोक्सीमेटली, इसको 0 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एयर में भी क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, तो फॉर एयर म्यू आर इज इक्वल टू 1.04
4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है भैया, ये होता है। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व और मैग्नेटिक शील्डिंग, और वहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो आपकी क्लास जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होता एक्सटेंड होगी। 5:47 हो रहा है, हो सकता है खत्म हो जाए 6 बजे, हो सकता है 6:30 बजे खत्म हो जाए, डिपेंड करता है कितना पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो कितने प्रकार में क्लासिफाइड हुआ भाई, ये बताइए। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसमें बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना है, जितना टेबल दे रहा हूँ बस उतना टेबल पढ़ना है, उतना याद करना है, और उससे आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सवाल ज़्यादा लगाने की कोशिश करो, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा, सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किया। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल जानते ही हो, सेल में ऑर्बिट कर रहे हैं ना, स्पिनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डोम। नेक्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टी, पुअर मैग्नेटाइजेशन होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो यहाँ Bm की वैल्यू B0 से कम होती है, मतलब आप जितना दोगे उससे भी कम इंड्यूस होगी। क्यों, देखो ये अपोजिट है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फील्ड होगी। मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैग्नेटिक मोमेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो जानी चाहिए वो जा नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन पुअर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पुअर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इन सेम डायरेक्शन। रीजन क्या है, Bm की वैल्यू ज्यादा है B0 से, लेकिन यहाँ पर रिटेंशन बहुत लो है। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, यहाँ Bm की वैल्यू बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाती है B0 से। देखो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ आ रही है, अंदर से पास हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके क्रस्ट के या फिर मटेरियल के अंदर जाएगी तभी सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर इंड्यूस होगा, तो Bm की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर हम IH कर्व बनाएंगे तो I स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है, और वेरीज लीनियरली विद द फील्ड। ठीक, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वेरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो घटता जा रहा है, जो I की वैल्यू वो क्यूमुलेटिवली डिक्रीज कर रही है H की वैल्यू के साथ साथ। I स्मॉल है, पॉजिटिव तो है, लेकिन लीनियरली वैरी करता है फील्ड के साथ। इसमें होता तो है लेकिन इससे ज्यादा होता है, लेकिन जो आपका फेरोमैग्नेट है उससे बहुत कम। यहाँ एक्सपोनेंशियल नेचर देखने को मिला, यानी कि बहुत हाई रेट पर इंक्रीज हो रही है। IH का देखोगे तो वेरी लार्ज आपका यहाँ पर डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, पॉजिटिव भी होता है और नॉन लीनियर होता है विद फील्ड। फील्ड बढ़ाते जाओगे बहुत तेजी से ये इंक्रीज करेगा, यानी कि अच्छी चीज है कि हमारा ये मैग्नेटाइजेशन अच्छे से हो रहा है और हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरफ बनने की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आप मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी और T कर्व देखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ससेसिबिलिटी क्या है, स्मॉल है, आपका नेगेटिव है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो फ्लैट लाइन है और नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें भी स्मॉल है, पॉजिटिव तो है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बहुत तेजी से ये डिक्रीज करेगा, ये क्यूरी लॉ भी इसको कहते हैं। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ ससेसिबिलिटी बहुत हाई है, पॉजिटिव है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ 1/T - Tc, Tc क्या है, क्यूरी वेस लॉ है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है या फिर क्यूरी टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर पे यहाँ Tc पे आयरन के लिए कितना है, 770 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं पता है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक जैसा है, आपके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका जो आपका मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा, म्यू आर की बात करें तो म्यू की वैल्यू कम होती है म्यू नॉट से, मतलब जो आपका मैग्नेटिक परमिटिविटी है वो भी कम आएगा, जैसे फ्री स्पेस से भी कम आ रहा है। और आपका म्यू आर की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। जब भी किसी स्मॉलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एक बड़ी वैल्यू को, तो वैल्यू घट जाती बढ़ती नहीं। 1 और 0 के बीच में इसका मतलब डेसिमल नंबर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, जिससे कि मैग्नेटिक परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी किससे कंपेयर टू फ्री स्पेस। यहाँ म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है 1 से, जिससे मैग्नेटिक परमिटिविटी आपकी बहुत ज्यादा होती है फ्री स्पेस के कंपैरिजन में। ये कंपैरिजन चल रहा है तीनों का। ठीक,
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम की बात करें तो एटम डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जब तक आप इंड्यूस नहीं करोगे, मतलब कहीं पर भी टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर एटॉमिक पर आप देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट सबका अलग अलग अलाइनमेंट होगा। Atoms have permanent magnetic moment which are randomly oriented, that is in absence of external magnetic field the magnetic moment of the whole material is zero। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्या है नेट जीरो वाला, यहाँ ओरिएंटेशन सही नहीं है लेकिन यहाँ पर आपका रैंडम कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? एटम हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इन डोमेन। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट भी है, साथ साथ में सारे आराम से ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे कि आपको क्या मिल रहा है? अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का जब आप इंड्यूस करा रहे हो कि वो हमेशा सेम डायरेक्शन में है, किसके? बी नॉट के। समझ में आ रहा है? तो सबसे आपका सुटेबल कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट आपका बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फील्ड को वेरी कराएं तो क्या होगा? इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। तो मटेरियल को प्लेस कर देंगे हमने यहाँ एक नॉट मैग्नेट के बीच में, तो क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्या हो रहा है आपका? क्योंकि अपोजिट है ना, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? अपोजिट होती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट किस रिप्रेजेंट करती है? उस मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो इसका मतलब वो हमेशा दूर जाना चाहेगा, करीब तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड से वो कहाँ जा रहा है? वीकर फील्ड की तरफ। तो यहाँ पर देखो हमने यही क्या एक ट्यूब में इसमें प्लेस कर दिया, तो ये कहाँ? इस स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। ये पूरा फील्ड ये क्या है? मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओर के फॉर्म में, बेटा पाउडर फॉर्म में, तो क्या हो रहा है? ये दूर भाग रहा है, रिपल्सिव है ना। ये आगे देखिए लेवल डिफरेंस इन दैट लीव। फिर देखा गया इट मूव्स विद वीक फोर्स फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर। ये होता तो अट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट पे, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हो पाया। इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसका यू वाला डायग्राम देखेंगे अपन तो क्या होगा? ये यहाँ पर पूरा फीलिंग ऊपर आ जाएगी, है ना। जैसे कि क्या कह सकते हैं अपन कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए बहुत तेजी से वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। इस वाले में क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर ये ट्यूब से क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रॉड ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल ऑफ मैग्नेट। अगर मैं किसी रॉड को, मतलब इस मटेरियल से बनी हुई कोई रॉड को अगर सस्पेंड करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो दूर भागने, ये रिपल्सिव होता है। पहले वाले में अभी पीछे देखा था, इसमें वीक फोर्स होता है, अलाइन होगा, हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, इसमें 2 मिनट में होगा, तो इसमें 2 घंटे में होगा, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। इसमें भी होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो वही कह रहे हैं, if there is strong magnetic field between the pole then rod becomes parallel to the magnetic field। यहाँ क्या होगा? weak magnetic field between magnetic pole can make rod parallel to direction। कह रहे हैं यहाँ weak भी होगी क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा और अलाइन खुद ब खुद हो जाएंगे। दूसरी 2 बातें हैं, एक तो इसके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी है तो ये खुद पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने कम वीक मैग्नेटिक फील्ड दी तब भी अलाइन हो गया, उसमें वीक फोर्स था तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ी तभी अलाइन होगा, नहीं तो अलाइन नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वैल्यू ऑफ m इज वेरी लेस एंड अपोजिट टू h। तो ग्राफ में भी दिख रहा था, है ना, m हमेशा अपोजिट होती है h के। इसमें वैल्यू ऑफ m लो होती है बट इन डायरेक्शन ऑफ h। यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्शन तो सेम होगा लेकिन वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की कम, यहाँ बहुत ज्यादा होगी और हमेशा h के सपोर्ट में रहेगी, उसके साथ रहेगी। यहाँ पर आपके एग्जांपल दे दिए कौन कौन सबसे आपके डायमैग्नेटिक है, कौन से पैरा है और कौन से फेरो। समझ में आया? यहाँ देखो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग ये करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को थोड़ा स्लो पेस से पढ़ेंगे। अब पढ़ने वाले हम लोग हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में, जो कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। When ferromagnetic material is placed in external magnetic field for magnetization, then B increases with H non-linearly। कैसा ग्राफ बना रहा था? ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा था ना यहाँ पर, ऐसा, है ना। तो ये नॉन लीनियर कर्व बनता है, ठीक है, along OA। अब ये सही लिखा हुआ है, OA का मतलब क्या है? पहला ग्राफ मैंने ये बनाया आपका, ठीक है, इनिशियली जब हमने पहली बार प्लेस किया। अब ये ग्राफ देखना, साथ साथ देखोगे तो समझ में आएगा आपको
इसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं होता है, पहले मैग्नेटाइज करेंगे, फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे, फिर से मैग्नेटाइज करेंगे, तो इसी चैनल को आपका क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। इसी आप साइकिल की बात हो रही है। इफ H is again bring to zero, मैंने कहा कि जो मेरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको जीरो कर दे, ठीक। तो अगर ये मैग्नेटाइज हुआ होगा तो क्या होगा, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, अब ये मैग्नेट की तरफ कम करने लगेगा। तो मैंने कहा कि OA तक हमने इसको यहाँ पे मैग्नेटाइज कर दिया, तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अपनी हटा दूंगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीमे धीमे कम होने लगेगी, तो इसको डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, देन इट डिक्रीजेस अलोंग द पाथ AB, तो क्या होगा, ये A से B की तरफ आएगा, ठीक है। B पर भी वो जीरो नहीं हुआ, डिक्रीज हो गई, मैक्सिमम फील्ड थी, क्योंकि BM की वैल्यू क्या थी, BI प्लस B नॉट या फिर BO, तो BO जीरो होगा तो BI तक तो वो आके रुकेगा ना पहले, ठीक। उसका क्या कह रहे हैं, देखिए फिर, ड्यू टू लैगिंग बिहाइंड ऑफ B with H, this curve is known as hysteresis curve. Lagging of B behind H is called hysteresis. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, B की वैल्यू कम हो जाएगी किससे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। आगे देखिए कॉज ऑफ हिस्टेरिसिस, अभी मैं सारे स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि क्या है, उसके बाद अभी पहले पढ़ते हैं इसको। कॉज ऑफ हिस्टेरिसिस क्या है, बाय रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is equal to 0, the magnetic moment of some domain R remain aligned in the applied direction of previous magnetizing field, which result into a reschedule, क्या है आपका, मैग्नेटिज्म, मतलब उसके बाद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट रहेगी, यानी कि मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं रीशेड्यूल, जो आपकी मैग्नेटाइजेशन है उसकी बात, मतलब B से C और C से D और वापस से हम लोग A तक कैसे पहुंचेंगे। देखो तो यहाँ पर बाय, ये तो हो गया था यार, ठीक है, दिस इज डन। रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म मतलब अब कहां से, O से B की बात हो रही, कहां से, ये जो वैल्यू है इसी कहते हैं BR, क्या लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, इसको कहते हैं BR, यानी कि रीशेड्यूल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे देखिए, यहां देखिए इसको कहते हैं रिटेंटिविटी या फिर रिमेनेंस, ठीक, जो आपका रिमेनिंग रह जाती है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद। Retentivity of specimen is measure of the magnetic field remaining in the ferromagnetic specimen when the magnetizing field is removed. जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया उसके बाद जो फील्ड बच जाती है उसे कहते हैं आपका, बताइए, रिटेंटिविटी या फिर रिमेनेंस, ठीक। आगे देखिए कोएर्सिविटी कहां से, O से C, अब ध्यान से देखो O से C, ये इसको SC कहते हैं, इसको कोएर्सिविटी भी कहते हैं। क्या is a measure of magnetizing field required to destroy the rescheduled magnetism of the ferromagnetic specimen। अब सुनना ध्यान से, ये OC वो फील्ड है जो हमें लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके आपकी जो रिटेंटिविटी या फिर रेमेनेंस मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगी, और अगर नहीं लगाओगे तो फेरोमैग्नेटिक अंदर उतनी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, मतलब एक टाइम के लिए बनी रहेगी। तो ये कौन सी फील्ड है, मतलब कि अगर मुझे B से C पर आना है तो मुझे अपनी फिर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी और अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू किस तरह होगी, SC के बराबर, जिससे कि यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और कहां तक आएगी, जीरो तक आएगी, ठीक है। और अगर मैंने C पर नहीं रोका तो ये फिर क्या होगा, फिर से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा, लेकिन अब पोलैरिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगी, बदल जाएगी, तो वो कहां तक जाएगी, C से D तक, देखना ध्यान से। तो फिर से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला पार्ट है कोएर्सिविटी क्या है, फिर से ये क्या लिखा हुआ है, देखिए, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड, आपको कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए होगी टू डिस्ट्रॉय द रीशेड्यूल या फिर रेमेनेंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमन, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ हम मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ दो मटेरियल लिखे हुए हैं, ठीक है, एक लिखा हुआ है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, लो रिटेंटिविटी होती है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे तो बहुत ज्यादा आपको रीशेड्यूल मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। लो कोएर्सिविटी मतलब तब जब कम मैग्नेटिक फील्ड है तो कम डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए होगी, ठीक है, लो कोएर्सिविटी एंड स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस, तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होगा, सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कहां से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में काम करने के लिए बढ़िया है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है,
जब मुझे चाहिए तब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करे। तो जो मैं सोलेनॉइड बनाऊंगा वो मैं ऐसे मटेरियल से बनाऊंगा जिसमें करंट फ्लो कराऊं तो जल्दी से वो मैग्नेट बन जाए और जैसे ही करंट हटाओ वैसे ही वो वापस से नॉर्मल कॉइल बन जाए। तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इससे बनी होती है, आपके जनरेटर में भी यही लगा होता है। सॉफ्ट आयरन का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पर भी हमें मैग्नेट की जरूरत होती है। कहीं पर भी परमानेंट मैग्नेट अब यूज नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है मैक्सिमम जगह, ठीक। इसका ग्राफ क्या होगा, देखो यहाँ पर जो गैप होगा वो कम होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लो आपकी क्या है, रेमिनेंस, और ये वाली विड्थ कम है, इसका मतलब लो कोएर्सिविटी भी होगी, ठीक। अब मैं ग्राफ पहले समझा दूंगा फिर उधर आऊंगा। तो मतलब हम सी पर पहुंच गए। तो अगर हमने अभी भी अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की पोलैरिटी जीरो नहीं करी और लगाए रखा तो अब क्या होगा, फिर से वापस से क्या होगा, ये आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा लेकिन अपोजिट, मतलब ए का ही इक्विवेलेंस क्या है डी, लेकिन अभी क्या है रिवर्स ऑर्डर में वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैंने वापस से डी से ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैंने फिर से जो रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको जीरो कर लिया तो क्या रिमेनेंस क्या हो जाएगा, अब ओई क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव रिमेनेंस, ठीक। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी टू डिस्ट्रॉय दिस रेमिनेंस, और फिर मैं कहां पहुंचूंगा एफ पर। और अगर मैंने फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लगाए रखा तो वापस से कहां पहुंच जाएंगे, फिर से जो आपका ए पर। तो मतलब जहां थे वहीं पर वापस। इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे मान लो, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल, सुनो ध्यान से, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल, मैंने पहले नॉर्थ यहां रखा और साउथ, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक आपकी फील्ड हो गई, ठीक। ये हो गया आपका, इसको कहता हूं मैं पॉजिटिव एच, ठीक बच्चा, सुनना ध्यान से। स्टेप 1, तो इसको रखूंगा कुछ देर तक, तो मैं कहां तक पहुंचूंगा, ओ से ए पर, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको जीरो कर दो, मतलब इसको मिटा दो, ठीक है। जब मैंने मिटा दिया तो अब क्योंकि ये चार्ज हो गया था तो इसका पोलैरिटी क्या होगा, यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, वहां पर इधर नॉर्थ है नॉर्थ, इधर हो गया साउथ का साउथ, मतलब सेम आपका डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। माफ करना, ये नॉर्थ होगा ये साउथ, ठीक। तो ये डायरेक्शन ऐसी बनी रहेगी, है ना। कुछ भी हो लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इसको ऐसे ना लिख करके मैं कहता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे बना रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मटेरियल का, इसका मतलब इसके पास कौन सी है, बी आर, ये किसकी इस मैग्नेटिक में कितनी हो जाएगी, अब मैंने कहा है इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको जीरो पे ले आना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैंने नेगेटिव एच लगा दिया, मतलब अपोजिट, ठीक। कितना लगाऊंगा, मैंने कहा मैंने माइनस एच सी लगा दिया, ये कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, पहले ये क्या होगा, पहले ये जीरो हो गया भाई, ठीक। अब मैंने कहा मैं रोकूंगा नहीं, मैं लगाए रहूंगा। अब फिर से क्या होगा, फिर से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, सिंपल वाला प्रोसेस, मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे किसी मटेरियल को तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो फिर से इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो जो हो गया था वो वापस इधर आ जाएगा। अब ये माइनस एम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब मैंने कहा कि इसको हटा दो, तो मैंने हटाया तो रह क्या जाएगा, माइनस एम रह जाएगा ना। तो कहां तक पहुंच गए हम लोग, डी तक पहुंच गए। फिर मैंने डी नहीं, हम लोग ई तक पहुंच गए। डी पे तो हम लोग जब ये लगी हुई थी कंटिन्यूअसली मैक्सिमम पॉइंट, है ना। फिर ये क्या एम तो तब आता है जब हम हटा लेते हैं, है ना, तो कुछ रह जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ ई पे पहुंच गए। अब मैंने कहा कि अब इसको डिस्ट्रॉय करो, फिर से जीरो करो, जीरो करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, प्लस एच चाहिए मुझे क्या चाहिए, प्लस एच चाहिए, तो मैं वापस से इधर की तरफ, तो इससे क्या होगा, माइनस एम पहले जीरो आएगा, और मैंने कहा कि अब मैं जीरो पे भी रुकूंगा नहीं, तो जीरो पे आगे मतलब एफ पे पहुंच गए, रुकूंगा नहीं तो वापस ही चार्ज हो जाएगा, कहां पे जाएगा, ए तक। समझ गए, इस पूरे साइकिल क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व, यही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। यहाँ पर रिटेंटिविटी ज्यादा होती है तो कोएर्सिविटी भी, अब तो समझ में आ चुका है ना रिटेंटिविटी क्या होती है, जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है उसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना ज्यादा वो रहेगा उतना ज्यादा आपका कोएर्सिविटी भी लगेगा। अब लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा, सुटेबल कब होता है, परमानेंट मैग्नेट के लिए। ये स्टील और निको का आपका देखना ध्यान से, स्टील का परमानेंट मैग्नेट बनता है, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है, बाजार से खरीदने जाओगे तो देगा। इवन ये बचपन में जो हम लोग वो खेलते थे वो तो सिल्वर कलर का ही होता था, छोटा वाला मैग्नेट। छोटे छोटे मैग्नेट आज भी यूज होते हैं तो सिल्वर होते हैं, वो स्टील के बने होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। ग्राफ भी कैसा दिखेगा, ऐसा, वो थोड़ा थिकनेस ज्यादा होगी इस ग्राफ की, इसकी कम होगी, ठीक, ड्यू टू द वैल्यू ऑफ बी आर एंड सी। समझ गए,
अब पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या हो गया, अब नहीं झेला जा रहा क्या है? अरे बस 2 टॉपिक बचा, हिस्टेरेसिस लॉस का इलेक्ट्रोमैग्नेट और चैप्टर खत्म। आखिरी टॉपिक है, समझ लो। मैग्नेटिक शील्डिंग भी है। लिखो द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, मेरे गले का सोचो, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप is equal to the energy loss, is equal to the energy loss per cycle, is equal to the energy loss per cycle। ठीक है, पर यूनिट वर्क, पर साइकिल, पर यूनिट। ठीक है बेटा, लिखिए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू B dot, it is also equal to mu naught I dot H। ये आपका हो गया स्ट्रेस लॉस की वैल्यू। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। क्या हो गया तृप्ति, बता दो हमको। अगर 2 टॉपिक ज्यादा पढ़ाए तो बोलना। हाँ अच्छा ऐसा है, हम टीचर हैं मतलब है। देखिए वर्क डन per unit cycle per unit volume is equal to area of curve। तो मतलब एक फॉर्मूला ऊपर एरिया के लिए पढ़ा था और एक नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग ऊपर जो लिखे थे उसको हम वापस से W के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो WH is equal to volume of material into area of hysteresis curve into frequency into time, यानी कि volume into area into frequency into time। लिख लो, where V क्या है, वॉल्यूम, A क्या है, एरिया, N क्या है, फ्रीक्वेंसी, और T क्या है, टाइम। ठीक है, खत्म। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक शील्डिंग, और दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएंगे, परेशान मत हो। ठीक, तुम लोग को थोपड़े देख के अच्छा लग रहा है मुझे। ये क्या है, वॉल्यूम, ये शकल छोड़ना बदल जाएगी, शकल छोड़ना बदल जाएगी। चलो भाई खत्म है, बस ये देखो, इसको पढ़ते हैं, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। सर 1 सेकंड हो गया, खत्म भी हो गया। मैग्नेटिक शील्डिंग क्या है, इट इज अ सॉफ्ट आयरन रिंग। देखो तुम अगर घड़ी, पुरानी एनालॉग वाली घड़ी पहनते होगे, उसमें देखते होगे कि एक मोटा सा स्टील का बार होता है नीचे, जब खोलते हो, ढक्कन खोलते हो, या जो भी उसका केज होता है, चाहे तुम प्लास्टिक वाली घड़ी लो, ऊपर से प्लास्टिक होता है लेकिन खोलोगे तो पीछे एक ढक्कन होता है स्टील का, वो सॉफ्ट आयरन से बना होता है। वो क्या करता है पता है, अर्थमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको डिफ्लेक्शन को गलत कर, रीडिंग आपकी जो आती है टाइमिंग की, वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सस्ती घड़ी में ये सब प्रॉब्लम बहुत आती है, टाइम गलत दिखाता है ना। तो आपकी ये शील्डिंग क्या करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको
क्या करती है, मैक्सिमम फील्ड कहाँ चली जाती है आपके रिंग के अंदर से, और बीच में जो आपका जो भी मटेरियल रखा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो मतलब एक तरीके के शील्ड की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, शील्ड की तरह। तो इट इज अ सॉफ्ट आयरन रिंग इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, most of the line are found to pass through the ring and no line pass through the space inside the ring. The inside the ring is thus protected against any external magnetic effect. This phenomenon is called as magnetic screening or shielding and is used to protect costly wrist watches, costly wrist watch को बचाने के लिए, and other instrument from external magnetic field by enclosing them in a soft iron case or box. ठीक है, खत्म हो गया बॉस। अब आप लोग खुश हो सकते हो, ये लिख लेना बस। अरे ये पढ़ लो, नोट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको पहले से पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहाँ पढ़ाया था, जब सोलेनॉइड पढ़ाया था तभी मैंने आपको सिखा दिया था सोलेनॉइड ही होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, तो ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको यही खत्म कर दूंगा चैप्टर। Superconductor also provide perfect magnetic screening due to exclusion of lines of force. This effect is called Meissner effect. ठीक, relative magnetic permeability of superconductor is 0. तो यहाँ पर mu r क्या हो जाएगा, 0. So we can say that superconductor behave like perfect diamagnet. ठीक है, उनके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। डायमैग्नेटिक मटेरियल ही ऐसा होता है जिसके अंदर से सबसे लीस्ट मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, यानी कि 0 ही मान सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेकार होता है फॉर मैग्नेटाइजिंग पर्पस। समझ में आ गया, तो सुपर कंडक्टर कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक, चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे Q&A सेशन में, जब रिवीजन करेंगे तो कर लेंगे, ऐसे आप पूछते रहिए साथ साथ। अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग EMI पढ़ेंगे। ठीक है, अरे भाई वो अलग होगा, ठीक है, Q&A सेशन होगा अलग। पेपर वीडियो रिकॉर्ड